पहले 3 हमने डिस्कस कर लिए थे। चौथा है द डायमीटर ऑफ एन एटम इज़ नियरली इक्वल टू, एटम का जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट 1 एंगस्ट्रम में आता है, ऐसे ही है। तो 1 एंगस्ट्रम को आप 10⁻⁸ सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो इसमें डेल्टा ऑप्शन है। डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो डेल्टा है, ये वैल्यू है जो आपको याद रखनी है। इस तरफ हो जाएं आप, चेयर्स बड़ी दे दें आपको, ये वाली चेयर भी उधर ले लें। अब इसमें देखें मेजरमेंट्स में द डायमीटर ऑफ हो गया, डेंसिटी ऑफ एयर भी हो गई, द रेडियस ऑफ यूनिवर्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये तो वैल्यू है जो पास का नज़र से गुजर जाती है, गुजरी जानी चाहिए। 10⁻26 मीटर में आती है ये, ठीक है। ये बाज़ का वैल्यूज़ हमें हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं होती, फिर भी हमारे सर ये जुर्म होता है कि हमने ये करने होते हैं। तो ये बहरहाल किसी न किसी तरह से कोई आ जाती है। कुछ MCQs आप देखते होंगे जिनका ताल्लुक़ नहीं होता होगा, वो आए हुए होते हैं। हाँ, ये जो MCQ होते हैं ना, ये वो खुद देता है। यहीं पे जो 4-5 इस तरह के MCQs हैं वो आपकी वास्ट स्टडी को चेक करते हैं, ये खुद देता है वो। अब इसमें MCQ नंबर 8 देखें, द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻14 मीटर भी चलता है, 10⁻15 मीटर भी चलता है, ठीक है। न्यूक्लियस का साइज़ फेम्टोमीटर के रेंज में होता है। ये भाई साथ साथ ये याद रखते जाएं, जब तक बुक नहीं आती तो इसको साथ साथ करें। एक वैसे एक को डिस्कस करना आपके ज़िम्मा है। द एज ऑफ अर्थ इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻17 सेकेंड्स, ठीक है। ये भी वैल्यू याद करने वाली है। इसके बाद डायमीटर ब्लड कॉर्पस्कल्स, उसको नहीं। डेंसिटी ऑफ वाटर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लें, 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, चार्ली आएगा। द रेडियस ऑफ सन ज़रूरत नहीं है। रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है कितना होता है, 6400 किलोमीटर रेडियस है, 7000 तकरीबन किलोमीटर। तो रेडियस जो है वो 6400 × 10⁻3 मीटर, ठीक है। तो वो ये 3 चीज़ें इसमें लें। 6 में आता है, वैसे उसने 7 में करके उधर कर दिया, वो असल में एग्जैक्ट फिगर्स में लेके आ रहा है सबको, ठीक है। 10⁻ इतने की रेंज में, 10⁻ इतने की रेंज में, ठीक है। ओके जी। हाउ मेनी लाइट ईयर्स कॉन्स्टिट्यूट 1 पारसेक, डेल्टा 3.26, ये भी हमने पढ़ा है। इसके बाद 15 द एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर है 6.02 × 10⁻23, तो ये बीटा में आ गया है, ठीक है। अच्छा जी, देखें जी, क्रिएटिव लर्निंग में इसमें हमने चीज़ों को क्रिएटिवली देखना है कि वेक्टर स्केलर्स में अगर MCQs वगैरह किस तरह के आ सकते हैं और हमने उसको किस तरह से हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ वेक्टर तो ये कुछ चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए, ख़ास तौर पे जो नहीं पढ़ा रहे वेक्टर के बारे में, कि इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के अलावा इट ओबेज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन के लॉज को भी ओबे करे। अक्सर डेफिनेशन सिर्फ यहीं तक रुक जाती थी वेक्टर की, कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर के बारे में, हाँ जी, वेक्टर की यही थी कि मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, लेकिन याद रखें इससे बात मुकम्मल नहीं होती, ठीक है। तीसरी चीज़ एक है जो लाजमी है, वो है ओबे करना चाहिए लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसकी एक मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर देखिएगा ज़रा, मिसाल के तौर पर आप सारे जानते हैं कि अगर ये AX हो, इसकी वैल्यू 4 है, और ये एक AY है, इसकी वैल्यू 3 है, ठीक है। तो इन दो वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के ज़रिए ऐड करेंगे तो ये रिज़ल्ट बनेगा, और एक इसके बराबर होगा इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर रूट, और ये आंसर 5 निकलेगा, ठीक है, 5 न्यूटन। फॉर एग्जांपल ये फोर्स है AX 4 न्यूटन, मतलब यहाँ पे एक डब्बा था, ठीक है, उस पर 2 फोर्सेस लगी, एक 4 न्यूटन की इधर लगी और एक 3 न्यूटन की ऊपर लगी इस तरफ, समझ आ रही है। तो वेक्टर की असल कॉन्सेप्ट है कि इससे मुराद क्या है कि A बराबर है 5 न्यूटन निकला है। तो अगर आप इस पे एक बंदा इधर खींच रहे 4 न्यूटन से और एक 3 न्यूटन से इधर खींच रहा है, तो ये ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और कितने से जाएगा 5 न्यूटन से, ठीक है। तो ये एक रियलिटी है, ये एक फैक्ट है कि 4 न्यूटन इधर 3 न्यूटन इधर लगाएं तो नेट इस पे 5 न्यूटन ही लगेगा, ये करेक्ट है 5 न्यूटन, ठीक है। लिहाजा ये फोर्सेस हैं, लिहाजा फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, चूँकि उसके ऊपर वेक्टर के जो लॉज हैं, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो उसको ओबे करता है वो, और ये आंसर सही है, असल रिजल्ट 5 न्यूटन ही निकलता है। लेकिन आप इसकी जगह ले लें करंट को, फॉर एग्जाम्पल आप इसी की जगह फर्ज करें एक वायर में करंट जा रहा है इस तरफ, ठीक है, और उसकी वैल्यू है करंट की 3 एम्पेयर, और फिर ये करंट
इधर चला जाता है, इसकी वैल्यू भी जाहिर है वही होगी, और तो कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, अब आप इसका रास्ता लें कि क्या यहाँ से जो करंट भेजा था यहाँ पे जाके कितना है। अगर हम डायरेक्ट चेक करें तो 3 एम्पियर ही होगा। लिहाजा आप करंट को लिख तो सकते हैं वैसे ही डायरेक्शन के लिहाज से कि ये एक बल्ब है और उसमें एक बैटरी है साथ लगी हुई है और ये करंट इसमें से ऐसे जा रहा है। चलें ठीक है, ये चूँकि टाइप्स ऑफ करंट 2 हैं तो हम उसको लगा देते हैं, लेकिन याद रखें करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, चूँकि वो बेसिक लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखें, इसलिए इसका होना भी बहुत लाजमी है। इसके बगैर वेक्टर की डेफिनेशन मैं तो हैरान हूँ कि बुक्स में कंप्लीट कैसे की हुई है इसके साथ, हालांकि ये नहीं होती। ठीक है, इसके बाद इट्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, सिंपल, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस, सबको पता है। इट्स एडिशन इज एसोसिएटिव, ये भी आप पढ़ के आए हैं। इट्स एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ये भी आप पढ़ के। तो ये निशानियाँ हैं वेक्टर्स की। ठीक है, ओके। वेक्टर्स एडिशन, वेक्टर्स कैन बी बाय 3 वेज, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ। तो ये डिफरेंट लॉज हैं जिनके जरिए वेक्टर ऐड किए जाते हैं और तीनों में ही तरीके मुख्तलिफ हैं। एक्चुअली लॉ ऐड ही होता है कि एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है। ठीक है, तो आप इसको इधर लेके आ जाएं और फिर ऐसे कर दें ये रिजल्टेंट, इसको इधर लेके चले जाएं तो ये रेक्टेंगल भी बन गई, ट्रायंगल भी बन गई। तो इसके लॉज, अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ फॉर द एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग रिजल्टेंट आर, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी देन मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज दिस। असल फार्मूला ये है और ये सब जानते हैं, तो फ्रेश बच्चे भी इस बात को जाने कि कोई भी वेक्टर है, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और दोनों के दरमियान एंगल थीटा है, तो इन दोनों को जब आप जमा करेंगे तो फिर इस फार्मूले से करेंगे, उनकी जो मैग्नीट्यूड लेंगे, रिजल्टेंट जो होगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये होगा। अब फिर फर्दर इसके केसेस हैं, क्या मुख्तलिफ एंगल्स पुट करते जाएं। केसेस क्या है, पहला केस है कि आप थीटा 0 डिग्री रख दें, जब ये दोनों पैरेलल होंगे तो फिर क्या आएगा जवाब, फिर मैक्सिमम होगा। तो इसमें पुट करें थीटा 0 कॉस 0 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये बनेगा a प्लस बी का स्क्वायर, तो ये बनेगा a प्लस बी होल का स्क्वायर स्क्वायर रूट। नहीं भाई इधर देखें, तो ये कट जाएगा तो ये आंसर आएगा a प्लस बी। तो ये मैक्सिमम रिजल्ट होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जब दो फोर्सेस पैरेलल होंगी तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसी तरह मुख्तलिफ एंगल्स पे आप फाइंड कर सकते हैं, थीटा 30 डिग्री पे, थीटा 45 डिग्री पे, थीटा 60 डिग्री पे, थीटा 90 डिग्री पे। तो एंगल अगर 90 है तो यहाँ 90 पुट करेंगे, कॉस 90 0। ठीक है, तो आर जो होगा वो अभी जो हम करके आए हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, जो रेक्टेंगुलर वाला फार्मूला, ये लग जाए। और 180 पे यानी कि ऑपोजिट एंगल पे 180 डिग्री पे क्या होगा, मिनिमम हो, जो कि यहाँ थीटा 180 लगेगा तो उसकी वजह से यहाँ माइनस आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी माइनस 2ab, तो वो हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर रूट, तो वो आ जाएगा a माइनस बी। जो फ्रेश बच्चे बैठे हैं ना सर, उनके लिए मसला होता है। हाँ, और ये जो है ना मिनिमम है। अब कोई आपसे पूछता है कि वेक्टर किस एंगल पे हों तो मिनिमम होगा, किस एंगल पे हो मैक्सिमम, तो 180 पे हों तो मिनिमम और तो मैक्सिमम। और सिंपली आप a माइनस बी से मुराद अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो सिंपली आप उनकी मैग्नीट्यूड्स को लिख दें। एक की वैल्यू 10 है, दूसरे की 5 है, तो 10 माइनस 5 बराबर है 5 के। ठीक है, और अगर पैरेलल, हाँ जी, मैक्स दरमियान में वेरिएशन होगी। नहीं मिनिमम नहीं है दरमियान में। अब मैंने ये टेबल बनाया, उसके नीचे आप वाली बात का आंसर है, जो आप बोलना चाह रही हैं वो मैं समझ गया हूँ। ये अभी देखिए सब्रुन जमील। अच्छा, तो ये मुख्तलिफ एंगल्स पे मैंने निकाल के दिए हैं, लेकिन थीटा 0 डिग्री a प्लस बी मैक्सिमम, 30 पे इतना, 45 पे इतना, 60 पे इतना, 90 पे इतना और 180 पे इतना। ठीक है, तो आप देखें कि मैक्सिमम से ये कम होता 0 हुआ है, मिनिमम हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो ही एंगल बढ़ेगा तो नेट फोर्स कम हो, रिजल्टेंट जो है वो डिक्रीज़ करेगा। तो हम यहाँ पे एक रिलेशन बना सकते हैं कि जो ही थीटा बढ़ेगा तो रिजल्टेंट जो होगा वो कम होगा। आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। किस के दरमियान? इसके दरमियान थीटा जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 180। ठीक है, इस एंगल पे। तो ये एक हमारे पास रिलेशन बन गई कि इसमें थीटा जो ही बढ़ता जाएगा तो आर की वैल्यू कम होती मिनिमम आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ काम की बातें हैं जो बहरहाल प्रैक्टिस से और
ओके जी, इट इज़ नोटेड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी वेरीज फ्रॉम ए प्लस बी टू ए माइनस बी व्हेन एंगल वेरीज फ्रॉम 0 टू 180। एंगल 0 से 180 तक गया और इसमें जो रिजल्टेंट है वो ए प्लस बी यानी कि मैक्सिमम से मिनिमम यानी कि ए माइनस बी तक पहुँच। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस कैन नॉट बी ग्रेटर देन ए प्लस बी, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा आप हासिल नहीं कर सकते एंड कैन नॉट बी लेस देन ए माइनस बी। तो ये आपकी बुक में एफएससी में भी है ये एमसीक्यू। वो कहते हैं आपके पास दो फोर्सेस हैं, बताएं इससे मैक्सिमम कितना हासिल किया जा सकता है, मिनिमम कितना। हाँ जी, तो वो एमसीक्यू आपको देता है कि आपके पास दो फोर्सेस हैं, एक है 10 न्यूटन की और दूसरी है 5 न्यूटन की, तो कौन सी फोर्स पॉसिबल है, विच इज़ पॉसिबल, ठीक है। हाँ जी, तो ए बी सी डी, तो आपने बताना है 4 न्यूटन, ठीक है, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, ठीक है, या 13 न्यूटन, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसमें से कौन सी पॉसिबल। हाँ जी, तो 4 न्यूटन जो है ये पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, एफएससी में क्वेश्चन भी है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम मिलेगा जब दोनों को ऐड करेंगे, तो रिजल्टेंट मैक्सिमम किस वक्त होगा जब दोनों को ऐड करेंगे, और वो है 15 न्यूटन, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और मिनिमम कब है, जब इनको माइनस करेंगे, 10 - 5 तो 5 न्यूटन है, इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इस वजह से इसके दरमियान में, ठीक है। तो इस तरह से वो इसी का बच्चा है, वो इसका बच्चा है, ये वाला नहीं, ये जनरल है, इसमें मुख्तलिफ एंगल्स के लिए है। आपकी बुक में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का होता है, इसलिए सिर्फ ये फार्मूला लगता है, असल फार्मूला ये, ठीक है, और ये पैरेललोग्राम लॉ से हमें रिजल्टेंट मिलता है। ओके, अच्छा जी, इसके बाद है द रिजल्ट ऑफ टू वेक्टर्स डिक्रीजेस एज द एंगल बिटवीन देम इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। जो ही एंगल बढ़ता है तो रिजल्टेंट कम होता है, और जो ही एंगल कम होता है तो रिजल्टेंट बढ़ता है। रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज आर मैक्स ओवर आर मिनिमम इक्वल ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी। इसी एमसीक्यू में आपसे पूछ ले कि रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ टू फोर्सेस जी, तो आर मैक्स ओवर आर मिनिमम, इनका क्या निकलेगा, तो मैक्सिमम कितना था 15 और ये 5, तो कितना आंसर आएगा 3 न्यूटन। तो इसका जो आंसर आएगा वो 3 न्यूटन आएगा, ठीक है, इस तरह से जी। हाँ नहीं, वो कैंसिल हो जाएगा, रेशियो है, हाँ रेशियो है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के दरमियान। अच्छा, एक चीज़ आपने, ज़ाहिर है बार बार मेरी यही बात होती है कि जो माशाल्लाह पहले से पढ़ा रहे हैं और उस असातिज़ा कराम में, उनको तो ज़ाहिर पढ़ा रहे हैं, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन जो फ्रेश हैं उनको साथ साथ ये चीज़ें बताना होती हैं। तो एंगल जब भी लेना है आप लोगों ने दोनों की टेल्स मिला के लेना है, और ऐड जब भी करना है हेड टू टेल मिला के करना है। ये अक्सर हम गलती करते हैं। मिसाल के तौर पर एक वेक्टर, ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर बी है, ठीक है, और ये एक वेक्टर फॉर एग्जांपल सी। अब इनके दरमियान जो एंगल है ए और सी के दरमियान, वो हम ये नहीं लेंगे। ट्रायंगल है तो वो तो सिंपल है, स्केलर है, ट्रायंगल में उसने अंदरूनी एंगल दे देता होता है, क्योंकि ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री में वेक्टर नहीं आता। जब ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं, साइन टेंजेंट कॉस वगैरह, फिर ट्रिग्नोमेट्री में वेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का है। लेकिन जब वेक्टर को इंक्लूड करेंगे फिर एंगल देखना होगा। तो अब ए और सी के दरमियान एंगल क्या है, तो ये वाला एंगल नहीं होगा। आप ए को एक्सटेंड करेंगे यहाँ तक, और ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल होगा ए और सी के दरमियान। क्यों? क्योंकि आप इसको गोया आगे ले गए हैं और यहाँ तक, अब टेल से टेल मिल गई है, अब इनके दरमियान एंगल हमेशा टेल और टेल के दरमियान होता है, और एडिशन जो है वो उससे अलहदा है, ठीक है। तो ऐड करते हुए एंगल नहीं ले लेना आपने। अच्छा जी, अब इसमें मिनिमम ऑफ इक्वल कोप्लेनर वेक्टर्स हुज वेक्टर सम इज नॉन जीरो और 2। कोप्लेनर वेक्टर्स, मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल कोप्लेनर वेक्टर वेक्टर सम इज 0 और 2, यानी कि कम अज़ कम एक ही प्लेन पे दो ऐसे वेक्टर्स जिनका वेक्टर सम 0 हो, वो कितने हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक इधर एक इधर। अगर दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, 10 न्यूटन और -10 न्यूटन, ठीक है, तो फिर नेट इफेक्ट 0 होगा। अच्छा, दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में हो और मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन ऑपोजिट हो, उनका सम जो है वो 0 होता है, ठीक है, ये बता रहा है। तो मिनिमम 2 फोर्सेस काफ़ी हैं नेट इफेक्ट को 0 बनाने के लिए। लेकिन अगर कोप्लेनर है लेकिन अनइक्वल हैं तो फिर 2 काफ़ी नहीं हैं, अगर अनइक्वल है, ठीक है।
मिनिमम अनइक्वल कोप्लेनर हुज वेक्टर सम इज 0 और 3। कैसे कि ये दो अगर एक -10 है और एक 12 न्यूटन है तो इन दोनों का सम 0 नहीं होगा। फिर इन दोनों को बैलेंस करने के लिए कोई तीसरी फोर्स की ज़रूरत भी है। ठीक है, वो किधर लगाएंगे आप? डेफिनेटली इस साइड पे कहीं लगाएंगे जो इसको बैलेंस करे। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर हम यूँ कह सकते हैं कि ये एक मैस है और एक फोर्स इधर लगाते हैं, एक फोर्स इधर लगाते हैं और एक फोर्स इधर लगाते हैं। ठीक है, अब ये तीनों फोर्सेस बेशक डिफरेंट हों लेकिन इनका जो सम है वो 0 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये 3 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है। ठीक है, इस तरह से सेट हो, इनके दरमियान एंगल मैटर करता है। थोड़ा सा इधर या इधर करेंगे तो नेट इफेक्ट 0 हो जाएगी। आप माशाल्लाह ज़ाहिर है हम फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं और हम ये समझते हैं कि अगर वेक्टर्स को मिलाएं और क्लोज्ड पॉलीगॉन बने तो नेट इफेक्ट 0 होता है। वो इसी बेस पे है। अब अगर मैं इन तीनों को मिलाऊं तो वो एक ट्रायंगल बनेगी। इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ, इस वाली को, और इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ और इसको मैं इधर रख लेता हूँ, हेड टू टेल। तो ये क्लोज पॉलीगॉन बन गई। अगर क्लोज पॉलीगॉन बन जाए इन तीनों को मिलाने से तो नेट इफेक्ट 0 होगा। अगर ना बने तो फिर नहीं होगा, वो फिर एग्जैक्टली हर चीज़ देखनी होगी। ठीक है, तो 3 फोर्सेस अगर मैग्नीट्यूड मुख्तलिफ भी हो, ख़ास एंगल पे रखी जाएँ तो सम 0 दे सकती हैं, लेकिन 2 जो हैं अनइक्वल मैग्नीट्यूड की वो 0 नहीं दे सकती। ये कॉन्सेप्ट साइक्लिक वो ज़ाहिर है जब आप ऐड करेंगे तो ऐसे ही होगा, जब उसको रिवर्स करेंगे तो ही माइनस होगा, उतना ही इफेक्ट वो तो होगा। हाँ जी, नहीं ये कोप्लेनर में, तीनों सेम प्लेन में। मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर सम में 0 और 4। इसका मतलब, हाँ, अब इसका मतलब यही हुआ कि जो अगर एक प्लेन में है, अदरीस आ जाओ, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। अदरीस कहाँ रहे हो? अदरीस शफीक कैसे हो? ठीक हो? वो यार भाई जवान, बो पीछे चलो। तो इसीलिए जो नॉन कोप्लेनर फोर्सेस हैं कम से कम 4। कैसे कि जिस तरह ये डाइस डेस्क रखा है, या इस डाइस को जो कि सारे देख सकते हैं, ये एक डाइस रखा है। ठीक है, कोई एक इधर खींचता है, कोई एक यूँ खींचता है, कोई एक यूँ खींचता है, कोई एक यूँ खींचता है, इधर खींचता है। तो डिफरेंट डायरेक्शंस में, 3 डायमेंशनल डायरेक्शंस में जब आप खींचेंगे तो इसको कुछ ना हो, ये रिजल्टेंट फोर्स इस पर 0 हो और कम से कम 4 फोर्सेस लग रही हों तो फिर ये बैलेंस हो सकता है अगर वो अनइक्वल है डिफरेंट डायरेक्शंस में। ठीक है, कोई एक ज़्यादा है तो दूसरी तरफ उसको बैलेंस करेगा, तो वो एंगल का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए उस फार्मूले में एंगल भी है। रिजल्टेंट जब बहुत अगर उसमें विजुलाइज करें ना, हाँ, तो किसी 2 फोर्सेस का अगर एक प्लेन ले लिया जाए तो जो बाकी 2 बचेंगी उनका रिजल्टेंट उस प्लेन में होना चाहिए, तो 0 होगा। ऐसे ही है, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। अगर एक फोर्स इधर लग रही है, ठीक है, और एक फोर्स इधर लग रही है, इस प्लेन जो बनाएंगे उसकी ऑपोजिट प्लेन वैसी होनी, इस प्लेन में होना चाहिए। सही कह रहे हैं आप, छड्डो उन्हों ये ऐसा किस पॉइंट की इसकी, इसमें जब 4 फोर्सेस हों, मतलब बेशक वो नॉन कोप्लेनर है। ठीक है, नॉन कोप्लेनर से मुराद एक प्लेन में ना हो। ये एक प्लेन है, इसे 2 फोर्सेस, एक इधर लगा लें, एक इधर लगा लें, एक इधर लगा लें, एक इधर, ये 4 फोर्सेस हैं प्लेन में। लेकिन ये एक है, इस पे 2 फोर्सेस यूँ लग रही हैं, एक इधर एक इधर, 2 अगर बाहर उठी हुई हों तो वो फिर एक्स्ट्रा प्लेन में होंगी, मतलब वो एक प्लेन में नहीं है एक्स्ट्रा। लेकिन इस तरह बैलेंस होगा नहीं, क्यों? चूँकि इसके एक इधर लग रही है, एक इधर, मैंने नहीं कुछ किया, इधर मतलब तुसी कुछ किया। इसको देखें यार, हाँ हाँ, नहीं वो टाइम लग जाएगा, या तो पहले से प्री प्लान्ड हो ना, क्योंकि चैप्टर वैसे वो x, y और z इनको प्लेन बता देना। हाँ हाँ, वो इनको पता है, ये x है, ये y है, असल में ना ये दिमाग में इमेज बनती है। ये z है। ये देखें आप, ये प्लेन, ये z है, इधर इधर बना दे सर, ये प्लेन इनको शो हो जाएगा। ये अगर है ना ऐसे, तो इस पे आप एक इधर फोर्स लगा रहे हैं, एक इधर लगा रहे हैं, एक बाहर लगा रहे हैं, तो ये कोप्लेनर, ये फोर्स जो कोप्लेनर नहीं है। ठीक है, ये सिंपल सी बात होगी, क्लियर? तो इस तरह की 4 x, y के अंदर हो गई फोर्स, एक होगी y, z के अंदर हो गई, z x के अंदर हो गई, तो थर्ड वाली जो फोर्स होगी वो बाकी जो बैलेंसिंग है, फोर्स वाली फोर्स होगी वो करेगी। हाँ, इसकी जो फोर्सेस है ना, इनकी मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है कि वो इक्वल मैग्नीट्यूड में है या डिफरेंट मैग्नीट्यूड में है। हाँ वही बातें कर रहे हैं हम कि किस वक्त मैग्नीट्यूड कितनी होगी। ठीक है, आप थोड़ा लेट आए हैं,
आप थोड़ा लेट है, ठीक है। बाकी मज़ीद हम इसकी उसमें नहीं जा रहे, जो मैंने और वकार ने बात की है ना, वो थोड़ा सा बाद में, उसकी अभी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। बस इसका ये मतलब है कि अगर प्लेन के ऊपर फोर्सेस बने तो ये कोप्लेनर है, 1 2 3 4 5 जितनी बने, ठीक है, वो कोप्लेनर है। लेकिन अगर एक फोर्स बाहर लग रही है, इधर लग रही है इधर, वो तो फिर वो उस प्लेन में नहीं है, वो और प्लेन में बाहर आ गई, ठीक है। अच्छा जी, तो उसके लिए हाँ मैंने इसीलिए कोप्लेनर का कंसेप्ट पूछा था। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यही था कि जहाँ सेम पॉइंट पर दो फोर्स या दो एक्सिस मीट कर रहे हैं वो कोप्लेनर है। नहीं नहीं मैं इसीलिए आपसे कोप्लेनर का पहले हाँ। पूछ रही थी, कोप्लेनर का बता। नहीं, कोप्लेनर का ये होता है कि ये पूरा बोर्ड एक प्लेन है, उसके ऊपर कहीं पे भी दो फोर्सेस पड़ी हैं तो ये कोप्लेनर है, ठीक है। अगर आप वैसे ये फेस नहीं नहीं लाजमी नहीं, वो कोप्लेनर है। हाँ, वो अगर पॉइंट एक मिलेगा, एक ही पॉइंट पे निकल रहे होंगे तो उनका नाम कोई इनिशियल वेक्टर्स हैं, और अगर ये अलग-अलग पड़े हैं तो फ्री वेक्टर्स हैं, ठीक है। एक ही प्लेन में अगर अलग-अलग पड़े हैं फ्री वेक्टर्स हैं, और अगर ये भी वहीं से स्टार्ट हो रहा है तो फिर ये कोई इनिशियल वेक्टर्स है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो आप वेक्टर्स को ऐड करते हैं, एक वेक्टर ये है, दूसरा इसके आगे रख दिया, ठीक है, ये रिजल्टेंट बन गया। तो दो वेक्टर दिए हुए थे, उनका रिजल्टेंट बनाया। लेकिन अगर आपके पास रिजल्टेंट था और दो वेक्टर्स बनाने थे, ठीक है, तो आप फिर एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, इसके ऊपर प्रोजेक्शन, इसके ऊपर प्रोजेक्शन, तो ये टुकड़ा बन गया एक्स का, ये वाई बन गया, इसको फिर यहाँ पे ले आओ। तो वो जो आपने एक वेक्टर को तोड़ा है उसको रेजोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। हाँ जी।